Okay, welcome to the lecture number 14, Electrical Machine 2. So today we will be discussing the numericals on Unit 1st and Unit 2. Okay, तो ये PDF मैंने शेयर कर चुका हूँ आपको. ठीक है, so today we will be discussing all these questions and another we will be discussing the assignment first. Okay, assignment first मैं आपको दे चुका हूँ, midterm assignment first है. ठीक है, जिसके 6 नंबर है आपके मिड टर्म में. 30 नंबर है, 30 में से 24 नंबर का तो आपका मिड टर्म हो जाएगा और 6 नंबर का ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जो ड्यू डेट है उससे पहले सबमिट कर देना. जैसे जैसे लेट कर सबमिट करते जाओगे आप तो फिर वो नंबर कट होते जाएंगे, ध्यान रखना. ठीक है, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. द फर्स्ट न्यूमेरिकल is this. Okay, calculate the distribution factor for a 36 slots 4 pole single layer 3 phase winding. Okay, solution भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है. ये किसी इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि भाई नंबर ऑफ स्लॉट कितने, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल निकल जाएंगे. ठीक है, 9 है. व्हाट इज एम. सबसे पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि फॉर्मूला लिखना है मुझे. तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, जिसमें एम व्हाट इज एम. एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज. ठीक है, वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो 3 आया. व्हाट इज बीटा. बीटा इज नथिंग बट द स्लॉट एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो आप ये मैंने डायरेक्ट 180/9 लिख रखा है. डायरेक्ट आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है. टोटल 36 स्लॉट्स हैं और एक मैकेनिक एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, 36, 360 डिग्री. तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36 कितना आया, 10 डिग्री आया मैकेनिकल. बट हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p/2 से. p/2, p इज नथिंग बट 4. ओके, अपॉन टू द 2, 20 डिग्री डायरेक्ट आ गया. बस यहाँ पुट करेंगे, इट विल बी 0.96. ओके, बताओ क्वेश्चन नंबर. इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3 फेज 8 पोल 750 आरपीएम. ठीक है, एक मोटर है जो 750 आरपीएम से रोटेट कर रही है. स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैज 72 स्लॉट्स ऑन दी आर्मेचर. आर्मेचर पे 72 स्लॉट्स हैं, रोटर हमारा 750 आरपीएम से घूम रहा है. ईच स्लॉट हैज 12 कंडक्टर्स. ठीक है, हमारे पास ये आपका स्टेटर है और ये ऐसे स्लॉट्स. ठीक है, ये स्लॉट्स हैं यहाँ पे. इसके अंदर कितने स्लॉट्स हैं हमारे पास जो दे रखे हैं, इट इज ऑफ 72 स्लॉट्स और ईच स्लॉट हैज 12 कंडक्टर्स. हर एक स्लॉट 12 कंडक्टर्स, मतलब हर एक के अंदर 12 कंडक्टर्स हैं. इसके अंदर 12 कंडक्टर, इसके अंदर 12 कंडक्टर. ओके, एंड वाइंडिंग इज शॉर्ट कोडेड बाय 2 स्लॉट्स. शॉर्ट कोडेड है तो मुझे पिच फैक्टर निकालना पड़ेगा. फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन लाइंस. ओके, गिवन द फ्लक्स पर पोल इज 0.06 वेबर. सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में. 4.44 है ना, एफ फाई एन. मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्लक्स चाहिए और नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए पर फेज. तो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स मुझे गिवन है, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन नहीं है. तो फ्रीक्वेंसी आप किससे निकालोगे, वही फॉर्मूला है, एन एस इज नथिंग बट 120 एफ अपॉन पी से निकालिए आप. ठीक है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी. एन एस मुझे पता है कितना है, 750 आरपीएम. पोल्स 8, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ 50 हर्ट्ज. जरूरी नहीं है कि हर बार 50 हर्ट्ज आएगी, कभी 60 हर्ट्ज भी आ जाएगी. इसलिए अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो हमें निकालनी है. ओके, नाउ ये फॉर्मूला पोल पेयर का फॉर्मूला है ना, कोई कंफ्यूज मत हो जाना. यहाँ पे P4 लिए हैं क्योंकि पोल पेयर कितने होंगे, अगर 8 पोल्स हैं तो पोल पेयर कितने होंगे, 4 होंगे. तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखो आप. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्लक्स. नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कैसे निकालेंगे वो है इंपॉर्टेंट. तो देखो इसी में आपको डाउट हो रहा होगा. लेट मी रब ऑल दिस. ओके, तो सबसे पहले
टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z से रिप्रेजेंट करते थे हम, Z। तो मुझे बताओ कितने स्लॉट्स हैं? 72 स्लॉट्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना 72 स्लॉट्स हैं, और एक स्लॉट के अंदर कितना है? 12 कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गए 72 इंटू 12। ओके, 72 इंटू 12, ये हो गए नंबर ऑफ कंडक्टर्स टोटल। मुझे क्या निकालना है? ये पर फेज निकालना है। अब ये तो, या फिर ये कहूँ नंबर ऑफ कंडक्टर्स Z इतने हैं, तो टर्न्स क्या होते हैं? Z हमारा आ गया 12 इंटू 72, ठीक है। और अगर मुझे टर्न्स निकालने हैं, टोटल टर्न्स इन द स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज नथिंग बट Z/2 भाई। एक टर्न यस सर। 2 कंडक्टर्स का बना होता है, तो सही कह सकता हूँ टर्न Z/2 हो गया, तो उसको Z/2 कर दिया मैंने। तो ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इज नथिंग बट 12 इंटू 72/2। ओके, बट अब हमारे फॉर्मूले में जो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज है, तो कितने फेज है? 3 फेज है। इसको पर फेज के लिए मुझे 3 से और डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। समझ में आया ये कैसे किया मैंने? तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने डायरेक्ट। ओके, टर्न्स पर फेज आ गया हमारे पास 144, 144। ओके, अब ध्यान रखना, ये वाइंडिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है ना, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। तो उससे एक मल्टीप्लीकेशन, एक फैक्टर और होगा, KW। व्हाट इज KW? KW इज नथिंग बट वाइंडिंग फैक्टर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेड फैक्टर। तो मुझे KP और KD निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले KD क्या होता है? M साइन बीटा बाई 2, सॉरी, साइन M बीटा बाई 2, यहाँ पे लिख रखा है साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बाई 2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो मुझे M निकालना पड़ेगा। व्हाट इज M? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, है ना। तो ये निकल गया M यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये निकल गया, 3 आया हमारा। और व्हाट इज बीटा? बीटा इज नथिंग बट स्लॉट एंगल। तो स्लॉट एंगल फिर से रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कितने हैं स्लॉट्स? 72 स्लॉट्स हैं, और ए एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री बाय 72, ये तो मैकेनिकल डिग्री आया, इनटू P/2 कर दो। P/2, P हमारा है 8, तो ये कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आया हमारा स्लॉट एंगल। ओके, अब ये तो आ गया, इस वैल्यू में इसमें पुट कर दीजिए, 0.96 आ गया, ठीक है। अब मुझे पिच फैक्टर निकालना है। पिच फैक्टर का मतलब होता है कॉस ζ/2। अब क्वेश्चन में दे रखा है 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच है, ये तो हो गया। तो 2 स्लॉट है और एक स्लॉट का एंगल कितना है? अभी हमने निकाला 20 डिग्री, तो 40 डिग्री आया, है ना। सी दिस 40 डिग्री। तो KP क्या आ गया? cos ζ/2, ये आ गया 0.9। बस सारी सबकी वैल्यू पता है, इसमें पुट करिए, हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन लाइंस। ओके, पर फेज वोल्टेज नहीं पूछी है, लाइन वोल्टेज पूछी है। तो लाइन वोल्टेज जो भी हमारा पर फेज वैल्यू आई थी, ये इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है बस, है ना। इंपॉर्टेंट है पर फेज, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा पर फेज का है, तो √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सी दिस, √3 से मल्टीप्लाई किया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं आपके ना न्यूमेरिकल के अंदर, तो जब तक आप बिना देखे इसको करोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, हाँ बताओ। सर इसको हमेशा सिंक्रोनस अल्टरनेटर ही अज्यूम करते हैं? नहीं, हाँ, अल्टरनेट दे रखा है, मतलब अल्टरनेटर का मतलब ही कौन सी मशीन है? सिंक्रोनस मशीन। मैंने बताया था ना आपको, सिंक्रोनस मशीन का दूसरा नाम ही क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर का दूसरा नाम ही क्या है? अल्टरनेटर। ओके, ओके। हाँ, ये अल्टरनेटर की जगह यहाँ पे मेरे को इंडक्शन मशीन भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्शन जनरेटर भी दे सकता था, क्योंकि उसका स्टेटर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सर वो फिर उसमें, एनएस वही लिखते हैं 120 हाँ, FF1P? क्यों? क्योंकि स्टेटर के अंदर, याद करो मैंने वर्किंग बताई थी ना, स्टेटर के अंदर तो RMF प्रोड्यूस होती है, और इंडक्शन मोटर के अंदर भी RMF प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और उसकी स्पीड तो NS = 120 FF होनी होती है। ओके, वो तो यस 1। सर। और अब क्या हो रहा है देखो, रोटर के अंदर अगर सिंक्रोनस मशीन है ना, तो रोटर भी किस स्पीड से घूमेगा? NS स्पीड से। अगर इंडक्शन मशीन है तो रोटर NR स्पीड से घूमेगा। ओके, तो उस पर हमें लेना देना ही नहीं अभी तो, ठीक है ना। हमने इंड्यूस ईएमएफ किसकी पूछी है? इस एयर गैप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितनी हुई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिस 8 pole 3 phase 60 degree spread double layer winding has 72 coils in 72 slots. 72 slots हैं और 72 coils होंगी क्योंकि डबल लेयर वाइंडिंग है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी. द कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड बाय 2 slots. 2 slots से शॉर्ट पिच है. कैलकुलेट द वाइंडिंग फैक्टर. तो वाइंडिंग फैक्टर आप जानते हो, दैट इज नथिंग बट केपी इनटू केडी. तो केपी और केडी निकालना है. केपी की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखा है, केपी इज cos जीटा बाय 2. जीटा निकालना है सिंपल. तो 2 डिग्री से इसने बोला है, ठीक है, तो बीटा एंगल निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, एक बार देख लो बीटा एंगल. और सिमिलरली हमारा क्या निकल जाएगा, जीटा निकल जाएगा. अगर 2 स्लॉट दे रखे हैं, 2 इंटू 20 डिग्री 40 डिग्री. सिंपल. पोल पिच हमारी 9 है, ठीक है, और इसमें एम निकल जाएगा. एम इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज. बीटा निकल गया, बस केपी और केडी आ जाएगा. ठीक है. अब इसने पूछा कैलकुलेट द वाइंडिंग फॉर फंडामेंटल इन थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक में कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है. देखो ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. ओके, ये रहो इसके अंदर और इसके अंदर. तो ये जो वाइंडिंग फैक्टर है ये मेरा है थर्ड हार्मोनिक की वजह से, है ना. थर्ड हार्मोनिक की वजह से देखो और कम हो गया. कोई डाउट थी इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? अगर कोई डाउट है तो ये मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था इसको. ठीक है, अगर अभी भी अब मैंने बताया आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ पर फेज. पर फेज पूछिए, तो जैसे दिमाग में जब भी इंड्यूस ईएमएफ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो ये आप तो. ओके, लेट मी रीलोड दिस. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे हम 4.44 एफ फाई एन पर फेज. और फ्लक्स भी क्या पर पोल है, ध्यान रखना. दिस इज द आरएमएस वैल्यू. ओके, 4.44 एफ फाई पर फेज. नाउ सर केडब्ल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ, केडब्ल्यू से भी होगा. वेरी गुड गुड, केडब्ल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा. ये तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए. अगर केडब्ल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करता, फुल पिच और कंसंट्रेटेड, बट केडब्ल्यू हमेशा आएगा. अगर क्वेश्चन में दे रखा कि फुल पिच है और फुल मतलब कंसंट्रेटेड है तो केडब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी. वेरी गुड. ओके, और केडब्ल्यू की जगह आप डायरेक्ट ये लिखो केपी एंड केडी, ये ज्यादा बेटर है. ओके, ये लिख दिया. अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है. of a 10 pole 3 phase 50 hertz alternator with 2 slots per pole per phase. ठीक है, 2 स्लॉट्स दे रखे पर पोल पर फेज एंड 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट. एक स्लॉट के अंदर 4 कंडक्टर है. ओके, इन 2 लेयर. द कॉइल स्पैन इज 150 डिग्री. कॉइल स्पैन 150 डिग्री. एक फुल पिच कॉइल के लिए कॉइल स्पैन कितनी होनी चाहिए बताओ? एक फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितनी होनी चाहिए, बता सकता? 180 डिग्री. ये फिक्स है ना, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल फिक्स है. वेरी गुड. और यानी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 150 डिग्री. तो मुझे बता सकता है कोई कि जो जीटा एंगल है हमारा, कोडिंग एंगल या शॉर्ट पिच एंगल, वो कितना होगा? 30 डिग्री. वेरी गुड. चलो ये समझ में आ गया आपको, ये निकल गया. ठीक है, तो फ्लक्स पर पोल हैज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ 0.12 वेबर. फंडामेंटल कंपोनेंट दे रखा है 0.12 वेबर का. एंड थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट एंड ए थर्ड हार्मोनिक, एंड थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट भी है उसके अंदर जो कि हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट में दे रखा है कि जो थर्ड हार्मोनिक में जो मैग्नीट्यूड लग रहा है दैट इज 20% ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड. ओके, मतलब तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड लगेगा वो 20% ऑफ मैग्नीट्यूड. और नॉर्मली हम देखते हैं तो वो 1/3 तो होता ही है, बट ये जो फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू क्या है, 20% ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड. तो टोटल जो फ्लक्स होगी थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट में दैट विल बी 1/3 ऑफ 20% ऑफ 0.12 वेबर. ठीक है, ये क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. कोई सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, केपी और केडी. तो केपी तो आपका निकल गया डायरेक्ट. केपी था cos जीटा बाई 2. ओके, तो देखा आपने 30 डिग्री निकल गया सिंपल यहां से. तो केपी भी निकल गया. केडी क्या आएगा, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2. ओके, तो एम नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज. तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं दे रखे इसके अंदर, तो मुझे निकालने हैं. तो वो कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहले इसने दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखा है,
कि 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर विद 2 स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? एम की। सही है, एम क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये एम दे रखा है। अगर इस स्लॉट्स को मैं पर फेज से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ पोल से, तो मेरे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आ जाएंगे। सिंपल देखो, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्यों? क्योंकि मेरे जो पोल है वो कितना है? 10 है। फिर पर कितने फेज है? 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आ गए मेरे पास। ओके, ठीक है। बीटा एंगल भी आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल स्लॉट्स कितने? 60, और पी बाई 2 इलेक्ट्रिकल के लिए 30 डिग्री बीटा आ गया, खत्म। ठीक है, अब नंबर ऑफ, वो बात की बात है, चलो केडी आ जाएगा यहां से। ओके, अब हम निकाल रहे हैं आरएमएस वैल्यू ड्यू टू फंडामेंटल। ठीक है, वो होती है 4.45 केपी केडी इनटू 5। फ्रीक्वेंसी पता है, फ्लक्स पर पोल मुझे पता है कितना है, 0.12 वेबर। मेरे को टर्न्स पर फेज निकालने, पर फेज। तो फिर से कितने पर फेज की बात करें तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज कितने होंगे? सबसे पहली बात कैसे निकालोगे? टोटल कंडक्टर्स कितने हैं? 60। ओके, टोटल स्लॉट्स कितने? सॉरी, टोटल स्लॉट्स है मेरे 60, पर फेज स्लॉट कितना आएगा? 20। तो पर फेज मेरे 20 स्लॉट आए, और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स हैं? दे रखा है 4, तो 20 इंटू 4, 80 कंडक्टर्स हैं मेरे पर फेज में। लेकिन मुझे टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इज नथिंग बट Z/2, तो 80/2 40 आ गया। तो इससे हमारी फंडामेंटल कंपोनेंट आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हार्मोनिक कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। हार्मोनिक कंपोनेंट के लिए सबसे पहले केपी और केडी निकालने पड़ेंगे। थर्ड हार्मोनिक दे रखा है तो वो यहां से फॉर्मूले से आ जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ये मैं बता चुका हूं कंपोनेंट में। फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड तो 1/3 होता है, और फ्रीक्वेंसी होती है 3 2 3 टाइम्स इंटू 3। ये अपने जब मैंने हार्मोनिक्स पढ़ाया था, आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया तब बताया था। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विल बी 3 टाइम्स ऑफ एफ, 150। नाउ फ्लक्स पर पोल कितना हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा होता, ये नहीं दे रखा होता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो भी फ्लक्स दे रखी है उसका 1/3 कर लेते, बट इसमें स्पेशली मेंशन हो रखा है। और ये नहीं दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन था ये, आईएएस के मेंस में आया था। ठीक है, जिसने इलेक्ट्रिकल ऑप्ट किया था, तो उसने ये कंफ्यूजिंग पार्ट डाला था। आपके ऐसा आरटी में नहीं आएगा इतना टफ, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट भी नहीं पूछेगा। बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन नहीं, ये अगर नहीं दे रखा होता, एब्सेंट होता, तो हम डायरेक्ट जो फ्लक्स पर पोल आती है वो 1/3 बाई ऑफ दिस करते, जो 0.12 दे रखा है। पर 20% दे रखा है, इसलिए हम 20% भी लेंगे, ये ध्यान रखना। 20% करने के बाद में फिर 1/3 किया। तो दिस इज अवर फ्लक्स पर पोल। फिर दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, वो कितनी आई? फंडामेंटल कंपोनेंट ये रही, आरएमएस कंपोनेंट ये। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सिंपल, अंडर रूट ऑफ आरएमएस वैल्यू ईपीएच का होल स्क्वायर प्लस ईपीएच का होल स्क्वायर। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 वोल्ट। तो ध्यान रखने वाली यह चीज है, अगर मुझे फ्लक्स पर पोल 20% भी नहीं दे रखा होता, तो मैं डायरेक्ट 1/3 ऑफ 0.12 करता। ओके, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में वही है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। सर इसे अप्रोक्स में ले सकते हैं? हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें, सॉरी मेंस क्वेश्चन था, तो इसमें 991 तो मैंने अप्रोक्सीमेट लिख रखा है। बाकी आप एग्जैक्ट लिखो तो ज्यादा बेटर है ना? ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A two-pole, three-phase, 50 hertz, 2300 volt synchronous machine has 42 slots. ठीक है, each slot has 2 conductors in a double layer winding. The coil pitch is 17 slots. Coil pitch 17 slots दे रखी है. Each phase winding has 2 parallel paths. ठीक है, each phase windings has 2 parallel paths. Calculate the flux per pole required to generate a phase voltage of 2300 divided by √3 volts, है ना? ठीक है, divided by √3 volts. तो सबसे पहले सिंपल, वही मुझे पहले पता है। मुझे अब क्या दे रखा है? मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है अब, तो मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, उल्टा चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही केपी और केडी निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ स्लॉट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स इज नथिंग बट
सॉरी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो वो आ गया, बीटा निकल जाएगा सेम। अब तो आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेड फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल गया। अब मुझे कोडिंग एंगल निकालना है, तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमें पोल पिच निकालनी पड़ेगी। पोल पिच क्या होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो 42 डिवाइडेड बाय कितने पोल्स दे रखे हैं भाई इसके अंदर, हमें दे रखे हैं आपके 2, तो 21 स्लॉट्स हुआ। यानी फुल पिच वाइंडिंग के लिए कितने होने चाहिए, जो भी आपका होना चाहिए 21, बट हमें कितना दे रखा है कॉइल पिच 17, तो मतलब 21 माइनस 17, तो ये 4 स्लॉट से ये शॉर्ट पिच है ना, 4 स्लॉट से इनटू एक स्लॉट का एंगल निकाल लिया हमने यहाँ से 8.57 डिग्री, 8.57 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा शॉर्ट पिच एंगल। यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे इन्होंने डिग्री में ना देके नंबर ऑफ स्लॉट्स में दे दिया, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से केपी भी निकल गया। अब जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो निकलनी है नंबर ऑफ टर्न्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं, चलो ढंग से देखना। टोटल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 40 स्लॉट्स है, ठीक है, हैज 40 स्लॉट एंड ईच स्लॉट हैज 2 कंडक्टर्स। तो बताओ टोटल कंडक्टर्स कितने होंगे, 42 into 2 2, वेरी गुड। और मुझे पर फेज निकालना है, तो पर फेज में क्या निकालूं, by 3. डिवाइडेड बाय 3, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें दे रखा है हर एक फेज में, क्वेश्चन में दे रखा है ईच फेज वाइंडिंग हैज 2 पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ है, तो एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने थे पर फेज, 84/3, तो इस वाले पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स आएंगे, 84/3/2, सही कह रहा हूं, 84/3/2, तो ये आगे यहाँ पे इसमें 84/3/2 या फिर 6 कर लो, इसमें 84/6 कर लो, ओके। ये मेरे कंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। बट वोल्टेज, हाँ बताओ सर ये पर पोल होगा पर फेज होगा ना, ये जो 2 कंडक्टर्स है। 2 कंडक्टर्स, इसमें क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन, ईच फेज वाइंडिंग हैज 2 पैरेलल पाथ। तो देखो इसको समझो ऐसे, लेट मी रब दिस, वाइंडिंग कैसे है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम एक फेज की निकाल लेते हैं ना, ठीक है। अब रुको, ओके, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मेरे को गिवन है आपके 42 स्लॉट्स हैं, ठीक है, 42 स्लॉट्स हैं, और एक स्लॉट के अंदर कितने हैं 2, कितना हो गया ये बताओ अभी, ये 84 आ गए। ये 84 कंडक्टर्स हुए कितने पूरे मशीन के अंदर, ओके। मुझे पर फेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 5-3, तो ये एक फेज में आ गए, एक फेज की बात कर रहे हैं, और इंड्यूस ईएमएफ हम पर फेज ही निकालते हैं, ठीक है। अब बट इसने ये कहा कि ये 84/3 जो कंडक्टर्स हैं, है ना, 84/3 जो कंडक्टर्स हैं ये पैरेलल में किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, दो पैरेलल लाइंस हैं। तो मेरे पास तो टोटल इतने ही है, तो इनको कैसे अरेंज करोगे आप, एक तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स, ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे, है ना, यस ओके, ऐसे बहुत सारे। तो मुझे बताओ, अब ये 2 फेज हो गए, तो मुझे बताओ ये इस वाली लाइन के अंदर कितने कंडक्टर होने चाहिए, by 2 कर दो 84. 84/6 कर दूंगा, इसमें भी Yes. 84/6 कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इंड्यूस ईएमएफ अगर आप निकालोगे, तो इनकी एक इंडिविजुअल को, इनकी इंड्यूस ईएमएफ सारी ऐड हो जाएंगी। यस सर. अब इसकी भी निकालोगे। अब मुझे बताओ पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो अब मैं नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कौन से कंसिडर करूंगा, ये वाले कंसिडर करूंगा जब उसके अंदर करूंगा। तो 84/6 तो मेरे नंबर ऑफ कंडक्टर्स हुए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कितने हुए, by 3 by 2 है ना, by 2। तो यही किया मैंने यहाँ पे देखो, 84/3 by 2 तो वो 7 आए, ओके। ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर ये कहता कि एक ही पैरेलल पाथ है, एक ही पैरेलल पाथ है, तब हम 84 यही करते 3 कंसिडर, और फिर इसको 2 से डिवाइड करते, बट इसने कह दिया ये। तो मैंने टफ से टफ क्वेश्चन लिए ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है सर. हाँ बताओ। तो सर जो फॉर्मूले में जो एन फेज लिखा हुआ है वो पर पैरेलल पाथ है. हाँ, अरे पर पैरेलल पाथ भी मत करो, पर फेज ही मानो, पर फेज मानो। क्यों, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इसलिए है, अगर आपने आप ही समझो ना, अगर मैंने ये पैरेलल पाथ हुआ, ये पैरेलल पाथ हुआ, और ये पैरेलल पाथ हुआ, अगर मैं
इसकी वजह से एक बार सोचो, जो आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ क्यों ले रहे हैं। अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस इस पैरेलल पाथ की निकालूंगा तो क्या आएगी, एक्स वोल्ट आएगी सपोज। इस इंड्यूस अगर इस पैरेलल पाथ की निकालो तो भी क्या आएगी, एक्स वोल्ट आएगी। और इसकी निकालोगे तो भी क्या आएगी, एक्स वोल्ट आएगी। अब पैरेलल में तीनों ऐड थोड़ी होंगी, नेट वोल्टेज क्या होगी, एक्स वोल्ट ही तो होगी। ओके, अब अगर कोई फॉर्मूले में देखो, अगर आपने इसके नंबर ऑफ टर्न्स 10 थे, इसके भी 10 थे, फॉर्मूले में अगर आपने 30 ले लिया तो वैसे तो वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ एक्स, बट एक्चुअल में कितनी आ रही है, एक्स। तो इसलिए फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ टर्न्स जो पर फेज है, दैट इज ऑफ, मैं कहूंगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स या नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये ध्यान रखना है। मुझे बताओ, ये 10 नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी 10 सीरीज में कनेक्टेड है, 10 भी सीरीज में कनेक्टेड है, बट आपस तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। सो द नंबर ऑफ, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके ओके सर। ओके, तो इधर से आ गया बस खत्म। इसमें वैल्यू पुट करो 22300/√3, फ्लक्स मुझे बस अननोन है, फ्लक्स आ जाएगी कैलकुलेट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, a three-phase 50 Hz star-connected alternator with two-layer winding is running at 600 RPM. Okay, 600 RPM से रन कर रही है. It has 12 turns per coil, 4 slots per pole per phase, यानी मुझे AM दे रखा है, and a coil pitch of 10 slots दे रखी है. Coil pitch 10 slot दे रखी है, यानी coil pitch का मतलब coil spanning हुई. ठीक है. If the flux per pole is this sinusoidally distributed, find the phase and line EMF induced. Assume the total turns per phase are series connected. देखो यहाँ पे इसने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स आर सीरीज कनेक्टेड, इनडायरेक्टली बता दिया इसने. ठीक है, तो सबसे पहले वही केपी के डिफाइन करना है, एम दे रखा है, बीटा आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट्स हैं वो भी कैलकुलेट करना है. सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करने, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स मेरे को दे नहीं रखे, तो कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, NS = 120 F/P. ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एनएस की स्पीड कितनी है, 600 आरपीएम. यहाँ से पोल कितना आ जाएगा, 10. ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी नहीं गिवन है, बट मेरे पास क्या गिवन है, 4. तो 4 है, 4 को नंबर ऑफ स्लॉट से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई करूंगा 10, और पर फेज कितने फेज है, 3. तो ये मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स आ गए, ये रहे 120. और कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, 120 ही होंगी, पता है मुझे. अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, है ना भाई. कितनी कॉइल्स है मेरे पास, 120, है ना. और इसमें दे रखा है टोटल 120 है, और एक कॉइल के अंदर कितने टर्न्स है, 12. मुझे नंबर ऑफ कंडक्टर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए इसने. टोटल 120 है. अब ये तो टोटल टर्न्स हुए पूरे मशीन के अंदर, मुझे पर फेज चाहिए, तो डिवाइड बाय 3, ये आ गया 480. ये 480 तब आया जब मैंने माना कि सारी कॉइल्स किसमें कनेक्टेड है, ऐसा जो ये तीनों कॉइल्स है पर फेज किसमें कनेक्टेड है, सीरीज. क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में वो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज सीरीज है. चलो समझ में आया 480 कैसे आया. सर ये वो दोबारा बताना, एस कैसे निकाला? एस कैसे निकाला, देखो सबसे पहले मुझे बताओ एम कितना दे रखा है, ये बताओ आप. चलो 4. 4 दे रखा है, चलो गुड. 4 दे रखा है, और ये 4 है क्या, 4 स्लॉट्स पर पोल पर फेज. ठीक है, पोल कितने बताओ, 10. अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 40 स्लॉट्स पर फेज आ गया. यस सर. अब फेज कितने हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ गए, टोटल 120 स्लॉट्स आ गए मशीन के अंदर. समझ में. ओके सर. ओके, पोल, अब मुझे बीटा निकालना है, बीटा तो निकल गया चलो. फिर मुझे निकालना है पोल पिच. पोल पिच स्लॉट पर पोल होता है, तो 120/10, तो कितना आना चाहिए टोटल फुल पिच वाइंडिंग के लिए, स्लॉट पिच 12. बट इसने दे रखा कितने कॉइल पिच 10, तो कोऑर्डिंग फैक्टर कितना हुआ, कितने स्लॉट से हुआ, 2 से, 2 स्लॉट से. तो 1 का बीटा मुझे पता है, तो उससे केसी भी आ जाएगा. ओके, तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पर फेज 4.44 केपी केडी एफ एन पेज 5, ये आ गई इतनी. ये तो पर फेज हुई. आरएमएस के लिए क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, वो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो इससे टफ क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं गेट के हैं. ओके, गेट और ईएस के हैं, तो इससे टफ आपके क्वेश्चन आएगा ही नहीं आरटीओ में. ओके, समझ में आया, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो.
एक बार वापस देख लेना, कभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो क्लास के बाद में, ठीक है। चलो अब असाइनमेंट की बात करते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, किसी में भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव पोर्शन ओवरहैंग इन वाइंडिंग, पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एसी वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत हो प्लीज बीच में क्वेश्चन पुट आउट कर लेना कि भाई ये बताओ मुझे, है ना। थर्ड, डिफाइन पिच फैक्टर। फोर्थ, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। फिफ्थ, डिफरेंशिएट कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। नेम टाइप्स ऑफ रोटर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर, बता चुका हूं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाई स्क्रूइंग ऑफ रोटर इज डन, ये आपसे पढ़ा नहीं होगा, है ना। ये भी सेकंड यूनिट में हम थर्ड यूनिट में चालू करेंगे। स्क्रूइंग का मतलब क्या होता है, सपोज ये आपका रोटर है, अब ये स्लॉट्स मैंने कैसे काटे हैं, ऐसे काटे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट एकदम। स्क्रूइंग का मतलब होता है कोई एंगल पे इनको रख दूं मैं ऐसे, रफ में बताता हूं आपको। ये मेरा, अब मैं स्लॉट स्ट्रेट ना काट के ऐसे काटूंगा, टेढ़े थोड़े, उससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रूइंग, आप एक बार इसका नेट पे आंसर देखना, ठीक है ना। डिटेल में अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा इसको कि भाई स्क्रूइंग क्यों करते हैं बेसिकली, है ना। तो आप नेट से जो भी डायग्राम आ रहा है वो जो भी है देखना, बाकी बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्क्रूइंग क्यों करते हैं, क्योंकि भाई पैरेलल में ना आए, अगर पैरेलल में अगर आते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो पाती, ठीक है। मतलब जो, और इंटरलॉकिंग नहीं होती, इंटरलॉकिंग की वजह से रोटर लॉक हो जाता है और स्टार्टिंग मतलब रोटर को घूमने में दिक्कत आती है, ये है बेसिकली। उसकी वजह से हम थोड़ा सा टेढ़ा कोई एंगल पे स्क्वी कर देते हैं, है ना, स्लॉट्स को। ओके, तो ये वाला। फिर गिव एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, ये भी लिख सकते हो। नाइन्थ, इन केस ऑफ 6 पोल एसी मशीन इफ वी राइट थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू के थीटा मैकेनिकल, देन के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कैलकुलेट किया होगा आपने। 3। 3, वेरी गुड, ये आंसर लिख लो आप, है ना। 3 न्यूमेरिकल्स के आंसर अभी लिख लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 10th, a 4-pole AC generator is rotating at a speed of 1800 revolution per minute. What will be the frequency generated EMF in hertz? बताओ का आंसर। 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला पूछा है मैंने, NS इज इक्वल टू 120F/P, वही तो लगाना है और क्या करना है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, अ 6-pole AC generator has 120 slots on the rotor, ठीक है। If one side of the coil is placed in slot number 11, then in which slot the other side should be to have maximum value of EMF generated in the coil? तो मुझे बताओ EMF जनरेट मैक्सिमम कब होगी, फुल पिच। फुल पिच वाइंडिंग के लिए होगी, वेरी गुड। और फुल पिच वाइंडिंग के लिए सबसे पहली बात, फुल पिच के लिए क्या होना चाहिए, जो कॉइल स्पैन है या फिर कॉइल पिच है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पोल पिच के बराबर, है ना। पोल पिच। तो पोल पिच निकाल लो इसकी, सॉरी पोल पिच निकाल लो, पोल पिच कैसे निकलेगी आप देख लो कितनी आएगी पोल पिच इसकी, 120/6। 120/6, 20 स्लॉट्स, वेरी गुड। तो बताओ इसको कहाँ पे, कौन से पे स्लॉट पे रखूं इसको, 31। 31, वेरी गुड। और कोई भी रख सकता हो क्या, 111। वेरी गुड, 111 पे भी रख सकते हैं और 31 पे भी रख सकते हैं, सबके समझ में आ रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इसका आंसर है 31 एंड 111। ओके, 12th, a 6-pole AC generator has 240 rotor slots, ठीक है। How much will be the phase difference between the induced EMF in two coils placed in two consecutive slots? का मतलब समझ में आ रहा है क्या है कि भाई मेरे 2 स्लॉट्स हैं और ये स्लॉट्स,
इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ सपोज E1 है, सपोज E1, और ये दूसरा स्लॉट है, सॉरी दिस वन दूसरा स्लॉट है, ये E2 है। तो इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है, बट क्या एंगल होगा बता सकता है कोई? किसके बराबर होगा? बता चुका हूं मैं, बीटा बीटा के बराबर होगा, स्लॉट एंगल के बराबर। कितना आया बताओ? 4.5 इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड, 4.5 डिग्री इलेक्ट्रिकल लिख लेना अभी यहाँ, 4.5 डिग्री इलेक्ट्रिकल। गुड, तो 12th का आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 13 सॉरी, द कॉइल स्पैन फॉर द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज 120 डिग्री। कॉइल स्पैन मतलब दो कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 120 डिग्री। ओके, फाइंड द कोडिंग फैक्टर ऑफ द वाइंडिंग। कोडिंग फैक्टर वही होता है कॉस जीटा बाय 2। तो मुझे बताओ 120 डिग्री स्पैन है, तो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए फुल पिच वाइंडिंग के लिए? बताओ, अभी बताया था आपने आंसर, 180 डिग्री। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, बट है कितना देर का? 120। कितने कितने डिग्री से शॉर्ट है? 60। तो जीटा की वैल्यू कितनी आई? सर इसमें पोल तो बताया नहीं, तो फिर फुल नहीं, देखो ये क्या दे रखा है 120 डिग्री, ये हमेशा जो दे रखी है इलेक्ट्रिकल है, तो नंबर इलेक्ट्रिकल जो डिग्री है वो पोल्स पे कभी डिपेंड ही नहीं करता, समझ में? दो पोल्स के बीच में आप हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसलिए मैंने कहा कि ये फिक्स है, मैंने आपको बताया ना स्लॉट पिच हमेशा, और कॉइल्स जो स्लॉट पिच है वो हमेशा फिक्स है, वो कितनी होगी? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जो डिपेंड कर रहा है वो कौन कर रहा है? मैकेनिकल डिग्री डिपेंड कर रहा है। ओके, तो 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आएगा तो cos 60/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आप आएगा वो आएगा 0.866। आप लिख लो चाहे 0.866 केपी की वैल्यू, समझ में? ओके, 14th, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 36 स्लॉट्स 4 पोल सिंगल 3 फेज वाइंडिंग। किसी ने कैलकुलेट किया क्या केडी की वैल्यू? सिंपल है भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप लिख लो केडी का जो आंसर है वो है 0.96। ओके, 0.96 टैली कर लेना, वही फॉर्मूला लगाना है, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। एम आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे। नाउ 15th, in an Indian hydel power plant, the turbine is rated to rotate at a speed of 500 revolution per minute. How many poles should the alternator have? बताओ। ये इसका क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव। एनीवन, कैसे निकालोगे? 12 आएगा, वेरी गुड, 12 आएगा। फॉर्मूला यही लगाओगे आप, NS इजिकल टू 120 F अपॉन P। तो NS आपको पता है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो आप जानते हो इंडियन का जो पावर प्लांट है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है? 50 हर्ट्ज पे। अगर यहाँ पे अमेरिका होता तो फिर 60 हर्ट्ज लेते हैं। ओके ओके, नाउ पार्ट सी, 16th क्वेश्चन हम कर चुके, आज डिस्कस कर चुके, क्लास का ये असाइनमेंट का। ये एक ध्यान रखना है, 2300/√3 है, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी, उसमें 23 × √3 दे रखा है, बट बाय √3 है, ध्यान रखना। तो बताओ 16 क्वेश्चन आज डिस्कस कर चुके हैं हम, वही है 2 पैरेलल पाथ वाला, ठीक है, तो वहां से आप लिख सकते हो उसको। 17 क्वेश्चन भी 17th भी हो गया है, आज ही डिस्कस किया हमने। 18th भी हो गया है, ठीक है, तो तीनों हो चुके हैं ये। ओके, ये जो आज हमने डिस्कस किए इसी में ही है। ओके, 19th क्या है? एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एन 8 पोल AC जनरेटर हैज थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, the amount of third harmonic flux is 0.02 Weber, okay, per pole. The machine is rotating at 15 RPS. Compute the RMS value of induced third harmonic voltage in a coil with N is equal to 10 turns. The two sides of any coil is placed 180 degree electrical with apart with respect to fundamental poles. तो वही थर्ड हार्मोनिक की वजह से निकालना है आपको। तो थर्ड फॉर्मूला वही लगाना है, कौन कौन सा? 4.44 F5N, ओके, ये लगाना है। अब इसकी वजह से क्या निकालोगे? फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? चलो ये बताओ पहले।
ये थर्ड हार्मोनिक के ऊपर ही है पूरा क्वेश्चन। ओके, थर्ड हार्मोनिक के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, स्पीड जो मशीन की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15। ओके, तो इससे 15 आरपीएस है, ये ध्यान रखना 15। तो स्पीड आप NS इजिकल टू 120 F/P निकालते हो। ये फॉर्मूला में स्पीड किस में होती है, आरपीएम में, आरपीएम में। अगर आरपीएस के लिए फॉर्मूला लिखना हो तो क्या आएगा यहाँ पे, बाई 60। बाय 60। तो क्या लिख दूं, इसको बाय 60 करो। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 60 हर्ट्ज। तो ये तो फंडामेंटल कंपोनेंट की आ गई। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 into 16 इंटू 3। है ना, 180। गुड, वेरी गुड। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यहाँ पे 4.4 फ्रीक्वेंसी ये आ गई, फ्लक्स पर पोल दे रखी है मेरे को, और नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, कितने 10। बस तो आंसर आ जाएगा 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, आप लिख लो 159.4 वोल्ट। ओके, नाउ 20th क्वेश्चन। A 50 hertz AC generator has 0.5 Weber flux per pole. Each rotor coil has 10 turns. Coils are full pitched. How much will be the RMS value of EMF generated per coil? फिर से वही सिंपल 4.44 F/N फॉर्मूला लगाना है, और KP और KD क्योंकि फुल पिच दे रखा है और कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम के जो वाइंडिंग फैक्टर उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ओके, बस तो इसका भी ये भी आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर है 1110 वोल्ट। ओके, 20th क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पे अपने ने न्यूमेरिकल बहुत कर लिए, और जो मैंने आपको ट्यूटोरियल शीट भी आपकी शेयर कर दी है, ठीक है, उसको भी आप वापस देखना, और कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मशीन 2 का थर्ड यूनिट चालू करने वाले हैं, दैट इज इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। के बाद में आपके जो भी डाउट है